यूं तो कोलकाता का इतिहास काफी बड़ा और रोचक तथ्यों से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ के हावड़ा ब्रिज की बात किए बिना इस शहर की कहानी पूरी नहीं होती है। ये ब्रिज हुगली नदी पर बना हुआ है जो हावड़ा और कोलकाता को जोड़ता है। इसे बनाने में इंजीनियर्स ने ऐसे मेथड का इस्तेमाल किया कि जब ये बनकर तैयार हुआ तो लोग इसे देखकर दंग रह गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े ब्रिज को बनाने के लिए नदी के दोनों किनारों पर केवल 2 पिलर्स का सहारा लिया गया है। नदी में एक भी पिलर का इसको सपोर्ट नहीं है। साथ ही पूरे ब्रिज में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिर भी करीब 8 दशकों से ये ब्रिज बिना किसी डैमेज के आज भी अपनी जगह पर जस का तस बना हुआ है। हर दिन इस ब्रिज पर से करीब 1 लाख गाड़ियां और 1.5 लाख से ज्यादा लोग गुजरते हैं, जिस वजह से ये दुनिया के सबसे बिजिएस्ट ब्रिजेस में से एक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1942 से 1943 के बीच जापान ने कलकत्ता पर कई बार बमबारी की, जिसमें हावड़ा ब्रिज को भी निशाना बनाया गया था, लेकिन जापान की बमबारी से ये ब्रिज बच निकला। पर हैरान करने वाली बात यह है कि जो ब्रिज जापान की बॉम्बिंग से बच गया, उसे आज की डेट में पान और गुटखा खाने वाले लोगों ने बिगाड़ कर रख दिया है। आज की कहानी है वर्ल्ड फेमस एंड वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस हावड़ा ब्रिज की, जिसका नाम तो सबने सुना है, लेकिन इसके करीब 150 साल पुराने इतिहास और इसके बनने की दिलचस्प कहानी के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। कोलकाता में एंट्री के लिए ब्रिटिश काल के इस आइकॉनिक ब्रिज से गुजरना भी एक अनुभव है। यह ब्रिज इंडिया की सबसे बड़ी रिवर ब्रिज और सबसे व्यस्त ब्रिजों में से एक ब्रिज है। जब ये ब्रिज पूरा हुआ तब ये देश का पहला और दुनिया का तीसरा ऐसा ब्रिज था। हावड़ा ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ब्रिज जो है वो पूरी दुनिया से कोलकाता को जोड़ता है। 18th सेंचुरी के मिड तक अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया था। अपने शासन को मजबूत करने और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने भारत के बड़े शहरों में कई डेवलपमेंट्स किए। बदलते वक्त के साथ जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे का इजाद हुआ तो एक्सपोर्ट को और फास्ट करने के लिए अंग्रेजों ने 1853 में महाराष्ट्र के बॉम्बे और 1854 में बंगाल के हावड़ा में रेलवे का निर्माण किया। उस समय बंगाल ब्रिटिश इंडिया का सबसे पावरफुल प्रोविंस और कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी था। यहाँ से ही लगभग सभी ट्रेड को कंट्रोल किया जाता था। इसलिए अंग्रेजों ने बंगाल में रेलवे लाने के लिए 1853 में ही पटरियों को बिछाने का काम शुरू कर दिया था और इसी साल के जून महीने में हावड़ा में रेलवे स्टेशन भी बना लिया गया था। अंग्रेज सबसे पहले बंगाल में ही रेल की शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन लंदन से रेल डिब्बे को लेकर आ रहा शिप बीच रास्ते में ही डूब गया और लोकोमोटिव इंजन गलती से भारत आने की बजाय ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। इससे इसे बनाने में 1 साल की देरी हो गई और हावड़ा स्टेशन 1854 में बनकर तैयार हो सका। हावड़ा में रेलवे स्टेशन बन जाने के बाद भी अंग्रेजों की ट्रेड्स को आसान बनाने की समस्या पूरी तरह सॉल्व नहीं हो सकी थी, क्योंकि अब भी उनके लिए हावड़ा और कलकत्ता के बीच बहने वाली हुगली नदी बाधा बन रही थी। हावड़ा में अंग्रेजों ने अपनी कई फैक्ट्रीज लगा रखी थी। ऐसे में उन्हें नदी के रास्ते जहाजों से सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बरसात के समय में जब हुगली नदी का वाटर लेवल बढ़ जाता था तो अंग्रेजों को अपना व्यापार कुछ दिनों के लिए मजबूरन बंद करना पड़ता था। अंग्रेजों को हावड़ा से कलकत्ता अपना माल ढोने के लिए हुगली नदी में कई जहाजों को चलाना पड़ता था, जो उनके लिए काफी कॉस्टली और समय की बर्बादी भी होता था। वहीं हुगली रिवर में फ्लड आने से कई बार उनका रॉ मटेरियल भी खराब हो जाता था। कई बार हुगली क्रॉस करने के दौरान उनका जहाज बीच नदी में पलट जाता। हुगली नदी ब्रिटिशर्स के साथ साथ आम लोगों के लिए भी परेशानी की वजह बनी हुई थी, जिन्हें हावड़ा और कलकत्ता आने जाने में भारी समस्या से जूझना पड़ता था। जब से हावड़ा स्टेशन बना था तब से प्रॉब्लम और भी उभर कर सामने आने लगी थी। लोकल से लेकर विदेशी लोगों तक सभी को कलकत्ता से हावड़ा पहुंचकर ट्रेन पकड़ने के लिए इस नदी को नाव के जरिए पार करना पड़ता। खराब मौसम में उनका ये सफर कभी बेहद मुश्किल तो कभी कभी रद्द भी हो जाता था। ब्रिटिशर्स इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहते थे, इसलिए उन्होंने हुगली नदी पर एक ब्रिज बनाने का सोचा। इसी प्लानिंग के लिए 1855 में एक कमेटी बनाई गई, जिसने कई ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्लान्स भी बनाए, लेकिन किसी के ऊपर विचार नहीं किया गया। कुछ सालों तक इस काम की ओर अंग्रेजों की नजर नहीं गई, लेकिन 1862 में ब्रिटिश सरकार एक बार फिर से जागी और ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के चीफ इंजीनियर जॉर्ज टर्नबुल को हुगली नदी पर पुल बनाने का काम सौंप दिया गया। उन्हें जल्द से जल्द इसकी डिटेल स्टडी कर रिपोर्ट देने को कहा गया। टर्नबुल इससे पहले हावड़ा रेलवे स्टेशन बनाने का काम कर चुके थे। गवर्नमेंट के ऑर्डर्स मिलते ही वो इसकी प्लानिंग में लग गए। कई महीनों के रिसर्च के बाद 19 मार्च 1862 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, लेकिन
किसी कारण ब्रिज बनाने का काम एक बार फिर से शुरू नहीं किया जा सका। करीब 8 साल तक ब्रिज का काम यूं ही ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। इसके बाद 1870 में कैलकाटा पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना हुई और ब्रिटिश सरकार ने 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास करके ब्रिज बनाने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी के चीफ इंजीनियर सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली को सौंप दिया। वो यहाँ एक पॉन्टून ब्रिज बनाने का प्लान लेकर आए। इस प्लान के मुताबिक इस ब्रिज को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाना था कि जरूरत पड़ने पर इसे बीच से खोलकर 2 हिस्सों में अलग किया जा सके, ताकि नदी से गुजरने वाले बड़े जहाज इससे टकराए बिना आसानी से गुजर सके। पॉन्टून ब्रिज का प्लान सरकार को बहुत पसंद आया और तुरंत इसे पास कर दिया गया। दरअसल पॉन्टून ब्रिज पानी में तैरते पीपों के ऊपर बना एक ब्रिज होता है, जिसका इस्तेमाल अक्सर किसी इमरजेंसी के वक्त किया जाता है। क्योंकि हुगली नदी काफी टाइडल है और जब भी यहाँ ज्वार भाटा आता है तो इसके पानी में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इस ब्रिज का ये फायदा होता है कि नदी का जल स्तर जब ऊपर नीचे होता है तो ये पॉन्टून ब्रिज उसके साथ ही खुद भी ऊपर नीचे होता रहता है। आदेश अनुसार पॉन्टून ब्रिज पर काम शुरू किया गया। इस ब्रिज को बनाने के लिए ब्रिज के पार्ट्स ब्रिटेन से बनकर आते, जिन्हें कलकत्ता में ही असेंबल किया जाता। इसे बनाने के दौरान 20 मार्च 1874 को कलकत्ता में भयंकर साइक्लोनिक स्टॉर्म आने के कारण इस ब्रिज को काफी नुकसान पहुंचा। इसके कुछ ही समय बाद एगेरिया स्टीमर इस ब्रिज से टकरा गया, जिस कारण इसके 3 पॉन्टून पानी में डूब गए और इस ब्रिज का करीब 200 फीट हिस्सा डैमेज हो गया। ऐसी तमाम चुनौतियों को पार कर 1874 में आखिरकार ये ब्रिज बनकर तैयार हो गया। इस ब्रिज को बनाने में लगभग 3 साल का वक्त लगा और करीब 22 लाख का खर्चा आया। यह पॉन्टून ब्रिज 1528 फीट लंबा और 62 फीट चौड़ा था। इस पर आम लोगों के चलने के लिए 7 फीट का रास्ता भी बनाया गया, जिसे 17 अक्टूबर 1874 को सभी के इस्तेमाल के लिए खोल दिया गया। इसके बाद हुगली नदी से जब भी कोई बड़ा जहाज गुजरता तब इस ब्रिज को बीच से खोल दिया जाता था। इस तरह काम तो चलने लगा था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे टेम्पररी इस्तेमाल के लिए बनवाया था। इसके बनने के बाद हावड़ा और कलकत्ता के बीच ट्रैवल करना काफी आसान हो गया था। इस ब्रिज का इस्तेमाल लाखों लोगों के द्वारा किया जाने लगा। लगातार अपनी कैपेसिटी से कई गुना अधिक भार झेलने के कारण धीरे धीरे ये ब्रिज कमजोर पड़ने लगा। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसकी हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया और आगे भी कई सालों तक इसे इस्तेमाल किया जाता रहा। गाड़ियों और लोगों के लिए हुगली नदी पार करने के लिए पॉन्टून ब्रिज तो रास्ता दे चुका था, लेकिन अब भी कलकत्ता की कनेक्टिविटी रेलवे से नहीं हो पाई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट कलकत्ता को दूसरे स्टेट्स के शहरों से रेलवे द्वारा कनेक्ट करना चाहती थी। रेलवे ब्रिज के डिजाइन और उसकी प्लानिंग का काम भी पॉन्टून ब्रिज को बनाने वाले चीफ इंजीनियर सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली को सौंप दिया गया। लेस्ली ने इस काम में अलेक्जेंडर मेडोज रेंडल का साथ लिया और दोनों ने मिलकर डिजाइन तैयार करके इस ब्रिज के चीफ इंजीनियर आर्थर जॉन बैरी को सौंप दिया। 1882 में इस ब्रिज को बनाने का काम शुरू कर दिया गया और 1887 में यह बनकर तैयार हो गया। इस साल महारानी विक्टोरिया के शासन के 50 साल पूरे हो रहे थे और ब्रिटिश ऑफिसर्स इसे गोल्डन जुबली ईयर के रूप में सेलिब्रेट करना चाहते थे। इसी वजह से इस ब्रिज का नाम जुबली ब्रिज रख दिया गया। रेलवे ब्रिज बन जाने के बाद भी पॉन्टून ब्रिज का लोड कम नहीं हो सका था और 20वीं सेंचुरी की शुरुआत तक इस ब्रिज पर बैलगाड़ियों का लंबा जाम लगने लगा था। उस वक्त ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल सिटी होने के साथ साथ कलकत्ता इकोनॉमिक सेंटर भी बना हुआ था, जिस वजह से यहाँ लोगों की भीड़ बढ़ चुकी थी। इस बढ़ती भीड़ से पॉन्टून ब्रिज बुरी तरह इम्पैक्ट हो रहा था। सामान से लदी कई बैलगाड़ियां रोज इस ब्रिज पर घंटों खड़ी रहती थी। इतना भार उठा पाना इस ब्रिज के लिए इम्पॉसिबल हो चुका था। 1905 में एक्सीडेंट के खतरे को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसका टेक्निकल इंस्पेक्शन करवाया, जिसमें ब्रिज की बेहद खराब स्थिति का पता चला। ब्रिज की ऐसी कंडीशन को देखते हुए जल्द ही एक नए ब्रिज के कंस्ट्रक्शन पर सरकार को ध्यान देने के लिए कहा गया। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट तुरंत हरकत में आ गई और नए ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए उसकी प्लानिंग और डिजाइन तैयार करने में जुट गई। अगले ही साल 1906 में पोर्ट कमीशन ने ईस्ट इंडियन रेलवे के चीफ इंजीनियर R.S. हायट और कलकत्ता कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर W.B. मैकेब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उन्हें हुगली नदी पर एक नए ब्रिज के प्लान्स को रिव्यू कर उन पर डिटेल रिपोर्ट देने को कहा गया। दोनों ने कुछ महीनों में इस पर रिपोर्ट तैयार कर ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंप दी। कमेटी ने अपने रिपोर्ट में 6 तरीके के ब्रिज बनाने के सुझाव पोर्ट कमीशन को भेजे थे, जिसमें टनल ब्रिज से लेकर फ्लोटिंग ब्रिज का सुझाव भी शामिल था। सभी 6 सुझावों पर गहन विचार किया गया। ब्रिज के कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल एस्पेक्ट और ट्रैफिक पोटेंशियल को देखते हुए यहाँ फ्लोटिंग ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद पोर्ट कमीशन ने इस नए फ्लोटिंग ब्रिज के डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर निकाला, जिसमें 23 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया गया। इन कंपनीज को ब्रिज की डिजाइन बनाकर कमेटी को सौंपना था
और सबसे बेस्ट डिजाइन बनाने वाली कंपनी को 3000 पाउंड का इनाम मिलना था। इन सभी कंपनीज ने अपनी डिजाइन्स को सबमिट किया, जिसमें से कमिटी को एक जर्मन कंपनी की डिजाइन पसंद आई, लेकिन उसे भी लोकेशन के हिसाब से अप टू मार्क ना मानते हुए ड्रॉप कर दिया गया। जहां नए ब्रिज पर प्लानिंग चल रही थी, तो वही बंगाल उस समय एक बड़ी राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा था। लॉर्ड कर्जन के बंगाल पार्टीशन के फैसले के बाद हो रहे आंदोलनों के कारण नए ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हो सका। कई सालों तक ब्रिज का काम इसी तरह अटका रहा और साल 1911 आ गया। इस साल अंग्रेजों ने कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का निर्णय लिया। राजधानी चेंज होने के कारण एक बार फिर पुल के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं हो सका। पुल के काम में अड़ंगा डालने की रही सही कसर को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने पूरा कर दिया, जिसके चलते 1914 से लेकर 1918 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उलझी रही, जिस कारण अंग्रेजों का ध्यान उस ओर नहीं जा सका। इस दौरान 1917 में पुराने ब्रिज की ही मरम्मत करके काम चला लिया गया, लेकिन पुल की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि ज्यादा वक्त तक उसे इस्तेमाल में लिया जा सके। इसलिए नए ब्रिज के निर्माण के लिए 1921 में बंगाल के एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट और आर्किटेक्ट RN मुखर्जी के नेतृत्व में मुखर्जी कमेटी बनाई गई। मुखर्जी उस समय मार्टिन कंपनी लिमिटेड नाम की एक कंपनी चलाते थे, जिसके द्वारा इससे पहले कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल और बेलूर मठ का निर्माण किया जा चुका था। अंग्रेजों को RN मुखर्जी के काम पर पूरा भरोसा था और उन्होंने इस पर खरा उतरते हुए एक साल के भीतर ही 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन के सामने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसमें कैंटिलीवर ब्रिज बनाने का सुझाव दिया गया था। 1926 आते आते इसमें काफी प्रोग्रेस देखी गई और इस दौरान सरकार ने न्यू हावड़ा ब्रिज एक्ट भी पास कर दिया। बाद में कंसल्टेंट फर्म रेंडल, पाल्मर एंड ट्राइटन को भी एक ऑल्टरनेटिव आइडिया पर काम करने को कहा गया। इस फर्म ने 1929 में पोर्ट ट्रस्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उन्होंने कैंटिलीवर और फ्लोटिंग ब्रिज बनाने का एक ऑल्टरनेटिव आइडिया सुझाया। इसके बाद 1930 में गुड कमेटी बनाई गई और उन्हें इस नए ब्रिज को बनाने का काम सौंपा गया। 1930 में ही गुड कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पोर्ट कमीशन को सौंप दी, जिसमें उन्होंने रेंडल, पाल्मर एंड ट्राइटन के प्रपोजल को लेकर आगे बढ़ने और सस्पेंशन टाइप बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिज बनाने का कहा। इसके बाद इस फर्म ने नए ब्रिज की डिजाइन तैयार कर कमेटी को सौंप दी। इस कमेटी ने नए ब्रिज को बनाने के लिए टेंडर निकाले। टेंडर में सबसे कम बोली एक जर्मन कंपनी ने लगाई, लेकिन जब तक बात आगे बढ़ती तब तक 1935 आ गया था। उस समय तक जर्मनी और ब्रिटेन के बीच रिश्ते बेहद खराब होने लगे थे, जिस कारण इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। टेंडर में लगाई गई बोली के आधार पर इसे बनाने का काम एक ब्रिटिश कंपनी क्लीवलैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को सौंप दिया गया। 1935 में ही सरकार ने इस नए ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए न्यू हावड़ा ब्रिज एक्ट को अमेंड किया, जिसके बाद 1936 में क्लीवलैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने न्यू हावड़ा ब्रिज का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। साथ ही पोर्ट कमीशन ने इसके फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन के काम के लिए हावड़ा की ही एक फर्म ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को शामिल कर लिया। इसके बाद हुगली नदी में उपस्थित भारी मात्रा में गादों को निकाला जाने लगा। एक रात जब नदी के तट से गाद निकाला जा रहा था, तभी एक विशालकाय टावर गलती से छूट गया, जिससे ये अपने वजन के कारण करीब 2 फीट जमीन के अंदर तक घुस गया। इस वजह से उस समय इतना जोरदार धमाका हुआ कि खिदिरपुर में लगाए गए सीस्मोग्राफ ने इसे भूकंप के झटके के रूप में रिकॉर्ड किया। इस धमाके के पास का ही एक मंदिर भी गिर गया और आसपास के लोग डर कर सहम गए। इस दौरान गाद की सफाई के क्रम में यहाँ 18th सेंचुरी की तोपें और कई तरह के सिक्के भी मिले थे। कुल मिलाकर ब्रिज के फाउंडेशन को तैयार करने में 2 साल का वक्त लगा और ब्रिज के बाकी हिस्सों का कंस्ट्रक्शन 1940 में शुरू हुआ। इस ब्रिज को बनाने में कुल 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल होना था। जिस तरह पॉन्टून ब्रिज के लिए सामान ब्रिटेन से आता था, उसी तरह इस ब्रिज में लगने वाले स्टील से लेकर कई जरूरी चीजों का एक्सपोर्ट ब्रिटेन से ही होना था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उलझे होने के कारण ब्रिटेन केवल 3,000 टन स्टील की सप्लाई ही कर पाया। ऐसे में इस ब्रिज के काम को जारी रखते हुए करीब 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। 4 सालों तक लगातार दिन रात काम करने के बाद आखिरकार 1942 में ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ। इसे बनाने में तब 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। उस समय ये ब्रिज दुनिया का तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज था। इस ब्रिज की लंबाई 2313 फीट, ऊंचाई करीब 269 फीट और पुल की सेंट्रल डेक यानी इसके ऊपर की सड़क की चौड़ाई करीब 71 फीट है। इसके अलावा सड़क के दोनों तरफ लोगों के चलने के लिए 15-15 फीट के 2 फुटपाथ को बनाया गया है और इसका सेंट्रल स्पैन 1500 फीट के करीब है। इस ब्रिज की डेक को मेन ट्रस से 39 पेयर्स के हैंगर्स के सहारे लटकाया गया है।
इस ब्रिज को जो सबसे ज्यादा खास बनाती है तो वो है इसकी कारीगरी। इसमें स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पूरे ब्रिज को केवल धातु की बनी कीलों और वेल्डिंग के सहारे जोड़ा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा का पूरा ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर केवल 280 फीट ऊंचे 2 पिलर्स के सहारे ही खड़ा है। इसके दोनों पिलर्स के बीच की दूरी 1500 फीट के आसपास की है। दोनों पिलर्स के अलावा इस ब्रिज को सपोर्ट करने के लिए बीच में कुछ भी नहीं लगाया गया है। फिर भी बनने के बाद से आज तक ये ब्रिज जस का तस बना हुआ है। अपनी इसी खास बनावट के कारण ये ब्रिज लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लोग इस बात से हैरान होते हैं कि इतना विशालकाय ब्रिज इतने मिनिमम सपोर्ट पर इतने सालों से कैसे टिका हुआ है। दरअसल ब्रिज के निर्माण के वक्त ही सरकार ने कंस्ट्रक्शन कंपनी को सख्त निर्देश दिए थे कि इस ब्रिज को बनाने के लिए नदी में कम से कम पिलर्स का इस्तेमाल किया जाए, ताकि नदी से गुजरते बड़े जहाज पिलर से टकरा ना जाए। उस समय हुगली नदी के सहारे ही अंग्रेजों का सारा माल सप्लाई किया जाता था और ज्यादा पिलर्स के इस्तेमाल से शिप का इन पिलर से टकराने का डर था। हावड़ा ब्रिज कोलकाता को हावड़ा रेलवे स्टेशन से भी जोड़ता है, इसलिए बाद में इसे गेटवे टू कोलकाता के नाम से भी जाना जाने लगा। ये ब्रिज न केवल सरकार के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी था, बल्कि कलकत्ता और हावड़ा के लोगों के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि था। लेकिन उस वक्त इस शानदार ब्रिज को बिना किसी इनॉग्रेशन के ही चालू कर दिया गया था। दरअसल उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ब्रिटेन को डर था कि जापानीज एयरफोर्स कहीं कलकत्ता पर अटैक ना कर दे, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चुपचाप बिना किसी इनॉग्रेशन के ही इस ब्रिज को पब्लिक के लिए खोल दिया था। 20 दिसंबर 1942 की रात ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये शक यकीन में बदल गया, जब अचानक से शहर के ऊपर जापानी लड़ाकू विमान मंडराने लगे और देखते ही देखते जापानीज एयरफोर्स के विमानों ने इस ब्रिज के आसपास बमबारी शुरू कर दी। इस बॉम्बिंग में इसके आसपास के क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ। दरअसल उस समय चाइना और जापान के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। वहीं ब्रिटेन और अमेरिका चाइना को सपोर्ट करते हुए युद्ध का सामान सप्लाई कर रहे थे, ताकि वो एशिया में सुपर पावर के रूप में उभरते जापान को काउंटर कर सके। चाइना को वेपन सप्लाई के लिए उस समय एक ही रास्ता था जो भारत से होकर जाता था। जापान की नजर अमेरिका और ब्रिटेन की इसी सप्लाई चेन को तोड़ने पर थी। उस समय हावड़ा ब्रिज के ठीक बगल में ही एक फेमस पोर्ट हुआ करता था। जापानीज एयरफोर्स हावड़ा ब्रिज के साथ साथ इस पोर्ट को भी तबाह करना चाहती थी, लेकिन जापानीज एयरफोर्स ने काउंटर अटैक के डर से हमला रात के वक्त किया। रात के अंधेरे में जापानीज एयरफोर्स का निशाना चूक गया और बम हावड़ा ब्रिज की जगह एक होटल पर जा गिरा, जिससे आसपास के क्षेत्रों में तो काफी हानि हुई, लेकिन किस्मत से हावड़ा ब्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के करीब 2 साल बाद 1947 में भारत अंग्रेजों से आजाद हो गया और हावड़ा ब्रिज का मालिकाना हक भारत के पास आ गया। आजादी के बाद इस ब्रिज का इस्तेमाल काफी बढ़ गया था। उस समय कलकत्ता और हावड़ा को कनेक्ट करने के लिए ये एकमात्र ब्रिज हुआ करता था। 1993 से पहले तक इस ब्रिज पर ट्रैम भी चला करती थी, लेकिन अन्य गाड़ियों से पड़ने वाले बेतहाशा लोड के कारण 1993 में इसे बंद कर दिया गया। अपने यूनिक स्ट्रक्चर और इम्पोर्टेंस के चलते ये ब्रिज इतना पॉपुलर हुआ कि देश और विदेश के कई फिल्म डायरेक्टर्स ने इस ब्रिज को अपनी फिल्मों में दिखाया। 1965 में इस हावड़ा ब्रिज का नाम महान पोएट रविंद्रनाथ टैगोर के ऑनर में उनके नाम पर रविंद्र सेतु कर दिया गया, लेकिन आज भी लोगों की जुबान से इसका पुराना नाम नहीं उतर पाया है और लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। 1970 के दशक तक बंगाल की बढ़ती आबादी और कमर्शियल एक्टिविटीज में आई तेजी के बाद इस ब्रिज पर दबाव काफी बढ़ गया था। इसके बाद हुगली नदी के ऊपर एक नए ब्रिज की जरूरत महसूस की जाने लगी। 20 मई 1972 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने हुगली नदी पर एक और ब्रिज की फाउंडेशन रखी। हालांकि 1979 में जाकर इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और ये ब्रिज 1992 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो सका। इस ब्रिज का नाम बंगाल के ग्रेट सोशल रिफॉर्मर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर विद्यासागर सेतु रखा गया, जिसे सेकंड हुगली ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। भले ही विद्यासागर सेतु बन जाने से हावड़ा ब्रिज पर पड़ने वाले लोड में कमी आई थी, लेकिन लगातार कई दशकों के इस्तेमाल के बाद अब हावड़ा ब्रिज डैमेज होने लगा है। इसके पिलर्स और बॉडी पर जगह जगह जंग लग चुकी है। लंबे समय तक इसे इस्तेमाल में रखने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इसके मेंटेनेंस पर खासा ध्यान दे रही है। हावड़ा ब्रिज के रखरखाव और सिक्योरिटी का जिम्मा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के हाथों में है, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद इस ब्रिज को नुकसान पहुँचने से नहीं बचाया जा सका। ऐसा ही एक उदाहरण साल 2005 में देखने को मिला, जब 24 जून 2005 को एक कार्गो शिप MV मनी हुगली नदी से गुजरने के दौरान हावड़ा ब्रिज से टकरा गई।
इस टकराव से ब्रिज के 40 क्रॉस ग्रिडर्स टूट गए और इसके 2 ट्रॉली गाइड भी टेढ़े हो गए थे। बाद में इसे रिपेयर करवाने में करीब 8 टन स्टील की जरूरत पड़ी और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को इस पर 50 लाख खर्च करने पड़े थे। रिपेयरिंग के बाद ब्रिज का यह हिस्सा तो ठीक हो गया था, लेकिन एक चीज थी जो इस ब्रिज को धीरे धीरे खोखला करती जा रही थी। ब्रिज के पायों समेत कई हिस्सों में बुरी तरह जंग लगने लगी थी, जो लगातार बढ़ते ही चले जा रही थी। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने जब जंग लगने के कारणों और उसके नुकसान का पता करने के लिए साल 2011 में इस ब्रिज का इंस्पेक्शन किया तो बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आई। इंस्पेक्शन रिपोर्ट से पता चला कि इसके खंभों में जंग लगने के कारण इसकी मोटाई लगभग आधी हो चुकी है और पुल में लगे हैंगर की मोटाई 6 मिलीमीटर से घटकर केवल 3 मिलीमीटर रह गई है। इतने बड़े नुकसान के पीछे पान मसाले और गुटखे की पीक सबसे बड़ा कारण थी। पान और गुटखा खाने वाले लोग ब्रिज से गुजरते हुए वही थूकते हुए निकल जाते हैं, जिस कारण पान में पाए जाने वाले केमिकल से स्टील के साथ रिएक्शन होता है और ब्रिज में जंग लग जाता है। सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब के डायरेक्टर चंद्रनाथ भट्टाचार्य का कहना है कि थूक के साथ मिलकर पान और चूना में मौजूद चीजें स्टील पर एसिड के जैसा असर करती है और इसे काफी तेजी के साथ कमजोर कर देती है। पोर्ट ट्रस्ट को इसे जंग से बचाने के लिए पिलर्स के किनारे पर फाइबर ग्लास लगाना पड़ा। पान और गुटखे के अलावा एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और बायोलॉजिकल वेस्ट ने भी इस ब्रिज को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा इस ब्रिज में सालों से लाखों पक्षी अपना घर बनाकर रहते आए हैं और इस दौरान वो रोज इस ब्रिज के जॉइंट और बॉडी पर एक्सक्रीटा करते हैं, जिससे धीरे धीरे इसके एक्सक्रीटा में पाए जाने वाले केमिकल से ब्रिज कमजोर होता जा रहा है। पक्षियों के एक्सक्रीटा से होने वाले डैमेज से बचाने के लिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट इस ब्रिज को रेगुलर बेसिस पर साफ करवाता है। इसके अलावा समय समय पर इस पुल पर पेंट और प्राइमर का काम किया जाता है ताकि ये ब्रिज ज्यादा लंबे समय तक बना रह सके। कोलकाता की पहचान बना हुआ ये हावड़ा ब्रिज आज 80 से ज्यादा सालों बाद भी लोगों के काम आ रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो ये ब्रिज कई और दशकों तक यूं ही कोलकाता और हावड़ा की शान